Good morning, students. Most welcome to everyone in today's chemistry class. In the solid state, today's topic is imperfections in solids. Clear, students? Imperfections are defects or irregularity in solid or in crystal lattice. तो imperfection solid state में क्या होते हैं या defects solid में क्या होते हैं? तो ये एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि any deviation from perfectly ordered arrangement constitutes a defect or imperfection. कोई भी डेविएशन हो जाए, इरेगुलरिटी हो जाए, imperfections हो जाए, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में नाम देते हैं imperfections in solid. क्लियर? ये बेसिकली टू टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक imperfection एंड एटॉमिक imperfection. इलेक्ट्रॉनिक imperfection क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक imperfections. अगर इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे किसी तरह कोई इरेगुलरिटी आ जाती है तो इसका नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक imperfection. नंबर 2 है एटॉमिक imperfection. Clear? It is due to irregularity in the arrangement of atoms or ions are called atomic imperfection. एटम या आयन के रेगुलर अरेंजमेंट में किसी तरह का कोई डिफेक्ट, किसी तरह की कोई इरेगुलरिटी कहलाती है एटॉमिक imperfection. Clear? Atomic imperfection further divided into two types, that is point defect and line defect. अपने सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है. नंबर ए पॉइंट डिफेक्ट है, नंबर बी क्या है हमारा? लाइन डिफेक्ट है. क्लियर? तो अब पॉइंट डिफेक्ट क्या आता है? क्लियर? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब बच्चों होता है किसी भी एटम या आयन के अराउंड किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस या कोई इरेगुलरिटी, ये कहलाती है पॉइंट डिफेक्ट. क्लियर? When the deviation or irregularities exist from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट. नंबर बी पे अपना आता है लाइन डिफेक्ट. अब लाइन डिफेक्ट क्या है? When the deviation from the ideal arrangement exists in the entire row of lattice points, the defect is called line defect. किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अगर पूरी की पूरी इंटायर रो डिस्टर्ब हो जाए, पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाए, पूरी की पूरी लाइन के पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाए, तो इसका नाम होता है लाइन डिफेक्ट. क्लियर? अब बच्चों एक्चुअली अपने सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट है, यहाँ पे लाइन डिफेक्ट नहीं है, तो बस लाइन डिफेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब इसके आगे हमें पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है. क्लियर? तो पॉइंट डिफेक्ट भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है. क्लियर? तो एक बार आप फिर से देख लो अपना imperfections टू टाइप का, इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक. इलेक्ट्रॉनिक की बस डेफिनेशन अपने सिलेबस में नहीं है. एटॉमिक के टू पार्ट हैं, पॉइंट और लाइन. पॉइंट और लाइन की डेफिनेशन हो गई. लाइन हमें सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट के टाइप पढ़ने हैं, या टाइप या सब टाइप. तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट. अब पॉइंट डिफेक्ट्स बच्चों बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का होता है: स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. अब इन तीनों के सब टाइप भी होते हैं. तो सबसे पहले हमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैसे राइज होता है, ठीक, इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं. क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बच्चों. तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जनरली अगर कंपाउंड में अगर कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब ना हो, जो उनके आइडियल फार्मूले में वही रहे, उसके बाद अगर किसी तरह कोई इरेगुलरिटी होती है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की डेफिनेशन: इफ imperfections in the crystal are such that the ratio between the cations and anions remains the same. The ratio between the cations and anions remains the same as represented by the molecular formula, that is stoichiometry of the solid is not disturbed. The defects are called stoichiometric defects.
तो बच्चों इसमें एक्चुअली कंपाउंड की जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? फिक्स होती है। बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट फिर से 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। चारों के नाम क्या हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो ये 4 तरह के डिफेक्ट्स किस में आते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कंपाउंड के डिस्टर्ब नहीं होती है, केटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट पाया जाता है। अब इनको हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट आता है स्टोइकियोमेट्री का। अच्छा, वैकेंसी डिफेक्ट में देखो क्या होता है, ध्यान से आपको देखना है। When in a crystalline substance, some of the lattice sites are vacant. कुछ लैटिस साइट्स जो होती हैं वैकेंट होती हैं। द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। लैटिस साइट जब खाली हो जाती हैं तो इस डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं बच्चों। एंड दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग। और ये डिफेक्ट क्यों अराइज होता है? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करने से होता है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिक्रीजेज सिंस मास डिक्रीजेज। अब क्रिस्टल का क्योंकि मास डिक्रीज हो गया, डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास डिक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्लियर है कि डिक्रीज होगी। क्लियर? ये वैकेंसी डिफेक्ट का डायग्राम देखो आपके सामने बनाया गया है। इसमें ये जो जहाँ पे डार्क प्लेस है इनको हम लोग बोलते हैं लैटिस साइट, और बीच में जो स्पेस बचा है इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो यहाँ पे देखो कुछ लैटिस साइट्स क्या हैं? वैकेंट हैं। जो पार्टिकल है पूरा का पूरा क्रिस्टल से आउट चला गया, बाहर चला गया है। तो वॉल्यूम तो वही है लेकिन मास क्या हो गया? कम हो गया। डेंसिटी इक्वल्स टू है मास अपॉन वॉल्यूम। इफ मास डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑलरेडी डिक्रीजेज। क्लियर? देयरफॉर इन केस ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मस्ट बी डिक्रीजेज। नाउ फर्स्ट वैकेंसी हो गया। सेकेंड अपना है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। या आप हेडिंग यहाँ पे नोट कर लेना, interstitial defect. So when some extra constituent particles are present in the interstitial sites, the crystal is said to have interstitial defect. Density of crystalline substance increases since mass increases. अब बच्चों देखो इसमें ये हमारा एक क्रिस्टल है। अब इसमें कुछ पार्टिकल जो है इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए, इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट हो गए हैं। तो क्रिस्टल का मास बढ़ गया, और जब क्रिस्टल का मास बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर? तो डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्रिस्टल का मास बढ़ गया, वॉल्यूम फिक्स है, तो डेंसिटी बढ़ गई। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है? डेंसिटी बढ़ जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल ये दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स में। किस में पाए जाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स में, या नॉन आयनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं। द एबव 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर जनरली शोन बाई नॉन आयनिक सॉलिड्स। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड हमारा है शॉर्ट की, और फोर्थ पे आएगा अपना फ्रैंकेल आएगा। थर्ड पे हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ते हैं। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है? इफ़ इन एन आयनिक क्रिस्टल। अब यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल की बात हो रही है, इसका मतलब क्लियर है कि शॉर्ट की और फ्रैंकेल किस कंपाउंड में पाए जाएंगे? आयनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? और इसमें भी स्टोइकियोमेट्री क्या रहेगी? कंपाउंड की मेंटेन रहेगी। केटायन और एनायन का रेशियो मेंटेन रहेगा। क्लियर? तो इन एन आयनिक क्रिस्टल द टाइप ऑफ A प्लस B माइनस। A प्लस B माइनस का मतलब 1 केटायन 1 एनायन। इफ इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट्स सो दैट द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, इट इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। इसको कुछ लोग स्कॉट की डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो अगर इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपनी लैटिस साइट से बाहर चले जाएं, क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, पूरे क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तो इक्वल नंबर में केटायन एनायन जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाद में भी मेंटेन रहेगी। लेकिन केटायन और एनायन के चले जाने से मास डिक्रीज हो जाएगा। जब मास डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी भी सॉलिड की क्या होगी? डिक्रीज होगी। टाइप्स ऑफ कंपाउंड शोइंग दिस डिफेक्ट। अब हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड को हम लोग स्टडी कर लेते हैं जो इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं। कुछ उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खास बातें होती हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनमें केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हाई होता है। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस। केटायन और एनायन का जो साइज का जो डिफरेंस है वो क्या है? कम है। नंबर सी है द रेडियस रेशियो इज नॉट फार बिलो यूनिट। उनकी जो रेडियस रेशियो है वो 1 से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यूनिटी से बहुत ज़्यादा कम नहीं है।
इनके एग्जाम्पल क्या है, NaCl है, KCl है, KBr है, AgBr है, CGM क्लोराइड है। तो इनमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो, जो साइज़ का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। क्लियर? और जो रेशियो इतना कम है कि एक से बहुत ज़्यादा कम नहीं है। तो अब इसके बाद आता है अपना नंबर 4 फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोग बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होते हैं। इफ़ एन आयन यूजुअली कैटायन, आयन दो तरह के होते हैं बच्चों, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे जनरली कैटायन ये काम करता है जो हम बताने आपको जा रहे हैं। क्लियर? तो इफ़ एन आयन यूजुअली कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड प्रेजेंट और शिफ्टेड इन द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें जनरली कैटायन क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल साइट में। तो लैटिस साइट तो वेकेंट हो जाती है और वही पार्ट इंटरस्टिशियल साइट में प्रेजेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड इज मेंटेन्ड। और क्योंकि वो बाहर नहीं गया है तो जितने कैटायन एनायन पहले से थे उतने कैटायन एनायन बाद में भी हैं। तो कंपाउंड इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। अच्छा, मास भी डिक्रीज नहीं हुआ, मास में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डज नॉट चेंज, रिमेन्स द सेम। टाइप्स ऑफ कंपाउंड शोइंग दिस डिफेक्ट। अब हम ये पॉइंट्स कुछ देखते हैं जिनमें ये हमें पता लगेगा कि कौन से कंपाउंड इस टाइप के डिफेक्ट को शो करते हैं। तो सबसे पहला है लो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयंस। आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन और एनायन का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए। रेडियस रेशियो लो होनी चाहिए। इनके एग्जाम्पल हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और जिंक सल्फाइड। क्लियर? इसमें एक टिक यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड पे किया गया है और एक टिक यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड पे किया गया है। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दोनों टाइप के डिफेक्ट शो करता है, दैट इज शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? अब आप यहाँ पे याद रखो कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कोवेलेंट कंपाउंड शो करते हैं। वैकेंसी शॉर्टकी के सिमिलर है और इंटरस्टिशियल जो है वो किसके सिमिलर है, फ्रैंकल के। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट हमें डायग्रामेटिकली हम लोग देख लेते हैं एक बार, जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है अब। ठीक है, थ्योरी से डायग्राम से ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। कैटायन और एनायन ये A+B- टाइप का कंपाउंड है। इसमें यहाँ से कैटायन मिस हो गया और यहाँ से क्या मिस हो गया, एनायन। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिस हो गए। एक कैटायन एक एनायन मिस हो सकता है, दो कैटायन दो एनायन मिस हो सकते हैं, तीन कैटायन तीन एनायन मिस हो सकते हैं। तो कैटायन और एनायन का रेशियो पहले भी जो था बाद में भी वही रहेगा, स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। क्लियर? मास कम हो जाएगा इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो ऐसा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल में A+B- एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे A+ था जो कि शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। तो कैटायन और एनायन पहले जितने थे अभी भी उतने हैं। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। क्लियर? मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो बच्चों ये हो गया हमारा शॉर्टकी और फ्रैंकल, दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम लोग इसके बाद नंबर B पढ़ने जा रहे हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसा कि इसका नाम ही क्लियर है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, दैट इज स्टोइकियोमेट्री नॉट सेम। स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे चेंज हो जाती है क्योंकि कैटायन और एनायन का रेशियो क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, उसके रीजन हम लोग इसी डिफेक्ट में हम आगे पढ़ेंगे। इफ एन इम्परफेक्शन causes the ratio of cations and anions to becomes different from that indicated by the ideal chemical formula, the defect is called non-stoichiometric defect। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें देखो बच्चों, इट इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स। कहीं पे मेटल एक्सेस हो गए तो कैटायन ज़्यादा हो गए, एनायन कम हो गए। कहीं पे मेटल डिफिशियंसी, मेटल आयन कम हो गए, कैटायन कम हो गए, एनायन ज़्यादा हो गए। तो इस तरह कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले नंबर A, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहाँ पे मेटल एक्सेस होने के भी दो रीजन हैं, दो मेथड हैं यहाँ पे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इट इज ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट है मेटल एक्सेस बाई एनायन वैकेंसी, और इसी को एब्सेंटर डिफेक्ट हम बोलते हैं। तो एक तो है मेटल एक्सेस क्यों है, ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन कम हो गए, मेटल अपने आप में ज़्यादा हो गए।
दूसरा हमारा मेटल एक्सेस बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। कहीं पे अगर एक्स्ट्रा कैटायन आ गए तो भी मेटल आयन बढ़ गया। अब हमें वन बाय वन दोनों को डिटेल में स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं मेटल एक्सेस बाई एनायन वैकेंसीज और एप सेंटर। क्लियर। अब इसमें बच्चों होता क्या है कि जनरली यहाँ पे एक निगेटिव आयन जो है अपनी पोजीशन से मिस कर जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक। अब निगेटिव आयन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस पोजीशन को एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर। तो ऐसे क्रिस्टल जहाँ पे फिनामिना होती है कि एनायन मिस हो जाए और इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो जाए, तो वो जो पोजीशन होती है वो कलर शो करती है, कलर इम्पार्ट करती है, कलर शो करती है क्रिस्टल में। ठीक है। तो कलर शो होने की वजह से उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है। नाम क्यों दिया गया है वो हम ध्यान से देखेंगे। और क्योंकि एनायन कम हो गए तो कैटायन अपने आप में ज़्यादा हो गए, तो ये भी एक टाइप का मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। ठीक है। लेकिन चार्ज मेंटेन है। ए नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड leaving a hole which is occupied by an electron to maintain electrical neutrality। पोजीशन को कौन ऑक्यूपाई करता है? इलेक्ट्रॉन, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। द ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एब्सेंटर्स। वो जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सेंटर बोलते हैं। एफ टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड। एफ जो है अल्फ़ाबेट एफ जो है जर्मन वर्ड से लिया गया है, फॉर्बेंजेंटर। फॉर्बेंजेंटर एफ से लिया गया। फॉर्बेंजेंटर मीन्स होता है कलर सेंटर, ये कलर इम्पार्ट। तो ऐसे क्रिस्टल कलर इम्पार्ट करते हैं, इसलिए उस पोजीशन का नाम दिया गया एब्सेंटर, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द क्रिस्टल। इट इज सिमिलर टू शॉर्टकी डिफेक्ट एंड इज फाउंड इन क्रिस्टल हैविंग शॉर्टकी डिफेक्ट। ये शॉर्टकी डिफेक्ट जैसा है। क्लियर। क्योंकि वहाँ पे भी आयन कम होते हैं और इसीलिए ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों देखो एनायन यहाँ पे मिस हो गया और एनायन के पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है। ठीक। और ये जो पार्ट है पोजीशन है ये कलर इम्पार्ट करती है, इसलिए इसको हम फॉर्बेंजेंटर वर्ड से बोलते हैं एप सेंटर। मेटल एक्सेस का सेकेंड पार्ट है मेटल एक्सेस बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइट। अब इसमें क्या होता है? इसमें कैटायन एनायन अपना कोई डिस्टर्ब नहीं होते हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं और चार्ज को मेंटेन करने के लिए दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में उतने ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो चार्ज तो बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है, लेकिन अभी भी मेटल आयन यहाँ पे क्या है? एक्सेस में है। मेटल आयन एक्सेस में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा कैटायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट्स with electrons present in another interstitial site to maintain electrical neutrality causes metal excess defect। जिसको क्या काज करता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नोट, इट इज सिमिलर टू फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा होता है। एंड इज फाउंड इन क्रिस्टल्स हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट्स। और कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो। इफ जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो। जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं जिंक आयन में कन्वर्ट होता है हाफ O2 गैस में +2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। नाउ देयर इज एक्सेस ऑफ Zn2+ आयन इन द क्रिस्टल एंड इट्स फार्मूला बिकम्स Zn1+X.O। अब इसका जो फार्मूला हो गया Zn1+X.O। क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से देखना है। द एक्सेस जिंक आयंस गेट ट्रैप्ड इनटू वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट। एक्सेस जिंक आयन इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। इलेक्ट्रॉन हमारे जो नेबर इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पहुँच जाते हैं। कूल करने पे ऑन कूलिंग दे अगेन टर्न इनटू वाइट। कूल करने पे अगेन ये वाइट हो जाते हैं ड्यू टू द रिवर्स रिएक्शन एज शोन एबव। ऊपर की रिएक्शन रिवर्स है, कूल करने से फिर से रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है। तो वो हो गया हमारा मेटल एक्सेस। अब हमें मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ना है। मेटल डिफिशियंसी का मतलब जहाँ पे मेटल आयन कम होते हैं। तो ये बच्चों डिफेक्ट ऐसे आयनिक कंपाउंड में होता है जहाँ का कैटायन एक्चुअली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। तो इसमें होता क्या है? एक जगह से कैटायन रिमूव हो जाता है और किसी दूसरी जगह कैटायन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तो
तो चार्ज तो बैलेंस हो जाता है, लेकिन मेटल आयन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पे देखो A+B- टाइप का है ये, लेकिन A जो है 2 वैलेंसी शो करता है, +1 और +2 भी। तो एक जगह से A+ नहीं है, लेकिन दूसरी जगह A+2 के फॉर्म में है, तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन पॉजिटिव आयन अब क्या हो गए, कम हो गए। द डिफेक्ट अकर्स व्हेन मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी। इट अकर्स ड्यू टू मिसिंग ऑफ ए कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड and presence of a cation with higher charge +2 instead of +1 in the adjacent side। एक जगह +1 चार्ज गायब हो जाता है और दूसरी जगह वही मेटल +2 के फॉर्म में अपीयर होती है, तो चार्ज तो बैलेंस होता है, लेकिन मेटल आयन क्या हो जाते हैं बच्चों, कम हो जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा नंबर बी। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, FeO, FeS, NiO। इनके सबके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के न्यूमेरिकल्स बच्चों आपको हम कराएंगे, तब आपको और समझ में आ जाएगा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होते हैं। कभी आपने फार्मूला देखा होगा Fe 0.96 O 1.00, तो ये हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है। डिफेक्ट्स नंबर सी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, दीज डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम्स आर प्रेजेंट at the lattice sites in place of host atoms और at the vacant interstitial site। किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, मेटल का जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें वो तो प्योर मेटल है ही है, कुछ पार्टिकल, कुछ एटम दूसरे मेटल के वहाँ पे आ जाएं और जो उसके होस्ट एटम है या लैटिस पॉइंट है उनमें आके सेट हो जाएं, तो जो बाहर के एटम आएंगे, दूसरे एलिमेंट के एटम आएंगे, वो उसके लिए इम्प्योरिटी कहलाएंगे। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट हम लोग खुद करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। कारण क्या है कि वो जो हमारा होस्ट एटम है, होस्ट मेटल है, वो इलेक्ट्रिसिटी का स्लो कंडक्टर है या कम कंडक्टर है, तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ फॉरेन पार्टिकल, बाहर के एटम उसमें मिलाए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, मिलाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डॉपिंग, DOPING। तो एडिशन ऑफ सम फॉरेन पार्टिकल इनटू होस्ट एटम इज नोन एज डॉपिंग। क्लियर। तो डॉपिंग क्यों कराते हैं, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ पेरेंट एटम, पेरेंट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखो 2 तरह का डिफेक्ट होता है। इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन ए कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड में हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं। सबसे पहली बात, ग्रुप 13 एलिमेंट्स सच एज गैलियम एंड एल्युमिनियम एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स सच एज फास्फोरस एंड आर्सेनिक can enter the crystal structure of group 14 elements such as germanium or silicon substitutionally। या तो 13 ग्रुप के एलिमेंट या 15 ग्रुप के एलिमेंट 14 ग्रुप के एलिमेंट में मिलाए जाते हैं, क्योंकि 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या तो 13 ग्रुप के एलिमेंट मिलाए जाते हैं या तो 15 के मिलाए जाते हैं। तो जब 13 के मिलाए जाएंगे तो जो 13 वाले मिलाए जाते हैं वो इम्प्योरिटी कहलाएंगे, 15 वाले मिलाए जाएंगे तो वो इम्प्योरिटी कहलाए जाएंगे। और जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, उनके एटम होस्ट एटम कहलाएंगे या उनके लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। अब जो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट है उनका जनरल नाम होता है, उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कम कंडक्टिविटी हो, ग्रुप 14 के एलिमेंट कहलाते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम। इसमें जब हम फॉरेन एटम मिला देते हैं, फॉरेन एटम में बी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 लाइक एल्युमिनियम और गैलियम, or group 15 elements such as phosphorus and arsenic, then the semiconductor form known as extrinsic semiconductor, उसको हम लोग बोलते हैं extrinsic semiconductor। Now extrinsic semiconductors are of following 2 type। After addition of some foreign particles into intrinsic semiconductor, it becomes extrinsic semiconductor, and extrinsic semiconductor is of 2 type on the basis of type of impurity added in the host atom। Clear? Number first, n-type semiconductor. When the group 15 elements like phosphorus and arsenic etc are added in group 14 elements, then n-type semiconductor is formed। Clear? Means n means negative charge which flows in them। n type का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। कैसे फ्लो करते हैं आगे देखो डायग्राम में। Intrinsic semiconductor, that is element of 14 group silicon or germanium, when doped by 15 group elements pentavalent impurity like phosphorus, arsenic etc, then it produce extrinsic semiconductor, and this extrinsic semiconductor is a special name n-type semiconductor। Now the structure of n-type semiconductor,
germanium atom are held with each other by covalent bond, and there are 4 valence electron in germanium atom. Therefore, each germanium atom can form 4 covalent bond with neighbor germanium atom. After addition of pentavalent impurity, that is phosphorus, since there are 5 valence electron in phosphorus, out of 5 valence electron, the 4 valence electrons are utilized by the phosphorus to form 4 covalent bond with 4 neighbor germanium atom, and presence of 1 extra valence electron which move in the crystal from one place to another place, which make this complete extrinsic semiconductor is good conductor of electricity. Clear? फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये पूरे लैटिस में मूव करेगा, और ऐसे एक फास्फोरस नहीं बहुत फास्फोरस ऐड करते हैं तो उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टर है निगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर. क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज पी टाइप सेमी कंडक्टर. When group 13 elements like aluminum and gallium are added in group 14 elements, then p-type semiconductor is formed. In this case, p means positive charge or hole which flows in them. In this positive charge ये hole जो है मूव करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है p-type semiconductor. कैसे? Intrinsic semiconductor, that is silicon or germanium. Addition of trivalent impurity, that is element of 13 group, element of 13 group, that is aluminum or gallium. It produce extrinsic semiconductor which is known as p-type semiconductor. Clear? In this also, each germanium atom held with another germanium atom with single covalent bond. Clear? After addition of aluminum, since aluminum has 3 valence electron, therefore aluminum can form only 3 covalent bond and left one hole, vacant hole, which is hole or positive charge. To fill this hole, another electron from germanium atom move from this place to this place. Clear? And hole move from this place to this place. Clear? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ये होल वहाँ पहुँच जाएगा, बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा. इस होल को फिल करने के लिए अलग से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बॉन्ड तैयार हो जाएगा, वो होल हो गया. तो होल पूरे क्रिस्टल में क्या हो रहा है? मूव कर रहा है, चल रहा है. तो होल का मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है. इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब निगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव चार्ज. तो इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज की वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. व्हाइल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स पॉजिटिव चार्ज आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो ये हमारा डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, ये 3 पार्ट में था. स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ये बच्चों कंप्लीट हो गया. क्लियर? इसमें कई सब पार्ट भी थे, वो सभी के सभी कंप्लीट हो गए. अब इसके बाद अगली अपनी जो प्रॉपर्टीज आती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बच्चों हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक आप इसको कंप्लीट कर लो. इसमें कहीं पे कोई डाउट है उनको आप कलेक्ट कर लो, उनको आप हमसे 1 बाय 1 पूछ लो, जिससे हम लोग आगे की जब टॉपिक्स पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, और हमारा हमसे सब समझते हुए चलते रहें. ठीक है? और सभी लोग समझने की कोशिश करो. मेरा ये तात्पर्य है कि सभी को समझ में आएगा तो एक साथ आगे पढ़ने में और आनंद रहेगा. ठीक है? थैंक यू. वेरी गुड.